नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो पिछले 2 दिनों से तो मैं आपके सामने उपस्थित नहीं हो सका, उसके अपने मेरी अलग व्यस्तताएं थी, उसका कारण था। तो आज हम जो हमारी पीछे क्लासेस रह गई थी, हमने भारतेंदु युग तक पढ़ लिया है और आज हमने जो पढ़ना है वो है आपका द्विवेदी युग, है ना। आज हम द्विवेदी युग पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। बाकी फॉर्मेट आप लोग जानते हैं हम किस तरह से पढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग, सबसे पहले तो द्विवेदी युग के नामकरण से संबंधित अगर हम देखें कि द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा और किसने क्या नाम दिया है। ठीक, अगर हम इसमें देखें सबसे पहले तो द्विवेदी युग आप लोग जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है, ये हर व्यक्ति जानता है। ठीक है, इसके अलावा द्विवेदी युग की जो समयावधि है 1900 से 1918 के बीच मानी जाती है, यानी कि सरस्वती पत्रिका जब प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जब शुरू हुआ तो वहीं से आप मानते हैं कि द्विवेदी युग की शुरुआत होती है। ठीक है ना। तो सरस्वती पत्रिका हिंदी साहित्य के इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इसने एक तरह से हिंदी साहित्य की पूरी दिशा को निर्धारित किया था और द्विवेदी युग में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे वो इसके संपादक बने थे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समयावधि, मतलब शुक्ल जी के अनुसार जो समयावधि है वो 1893 से 1918 है, क्योंकि शुक्ल जी के अनुसार 93 तक भारतेंदु युग चला था, है ना। और उसके बाद 1918 तक उन्होंने जो है द्विवेदी युग की समयावधि माना। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है, इन्होंने इसका जो नामकरण किया वो नई धारा द्वितीय उत्थान, सॉरी ये प्रथम उत्थान गलत हो गया टाइप, द्वितीय उत्थान होना चाहिए था, द्वितीय उत्थान किया। ठीक है ना, द्वितीय उत्थान, प्रथम उत्थान भारतेंदु युग और द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग। ठीक है, आगे देखते हैं अगली बात। द्विवेदी युग की विशेषताओं में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जो विशेषता आपको नजर आती है वो है आपकी राष्ट्र प्रेम की धारणा यहाँ पर होनी शुरू हो जाती है। भारतेंदु युग में आप लोग देखते हैं कि राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति में, राजभक्ति वर्सेस राष्ट्रभक्ति था, दोनों में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन द्विवेदी युग तक आते आते जो कवि थे या जो साहित्यकार थे उनके बीच ये सहमति बन चुकी थी, या वो अपने विचारधारा में बहुत क्लियर हो चुके थे कि हमें क्या करना है, राष्ट्रभक्ति को जो है प्राथमिक रखना है। राष्ट्रभक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजभक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो अनिश्चित राष्ट्रीयता से अलग होट करके द्विवेदी युग में राष्ट्र प्रेम की भावना, देश प्रेम, अतीत गौरव की भावना जो है अभिव्यक्त हुई है। ठीक है, तो राष्ट्र प्रेम की भावना पहली बार आपको यहाँ दिखाई देती है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आपको नजर आती है वो है इतिवृत्तात्मकता, और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। द्विवेदी युग की बहुत सारी विशेषताओं में से एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता का मतलब क्या होता है, इतिवृत्तात्मकता का मतलब सीधी सपाट शैली, उसमें कुछ किसी भी प्रकार की एक लाक्षणिकता जिसको आप कहते हैं, या थोड़ा सा घुमा करके कथन कहना, वक्रोक्ति कहना, उस तरह की चीज़ें नहीं मिलती आपको। द्विवेदी युग की जो कविताएं मिलती है बड़ी सीधी और सपाट शैली में लिखी हुई मिलती है। ठीक है, तो इस वजह से, तो इसका कारण क्या है इतिवृत्तात्मकता का। द्विवेदी युग में देखिए भारतेंदु युग में क्या था, एक भाषाई द्वैत आपको मिलता था कि कविता ब्रजभाषा में लिखते थे, गद्य खड़ी बोली में लिखते थे। लेकिन द्विवेदी युग तक आते आते क्या हो गया, गद्य कविता के लिए भी खड़ी बोली का ही प्रयोग होने लगा। और दिक्कत क्या थी कि खड़ी बोली कविता के लिए उतनी अच्छी उस समय पे नहीं थी, यानी कि वो परिष्कृत भाषा उस समय पे नहीं थी। और परिष्कृत भाषा नहीं होने की वजह से उस समय की जो कविताएं खड़ी बोली में लिखी गई वो कैसे लिखी गई, बड़े इतिवृत्तात्मक ढर्रे पर लिखी गई। ठीक है, अगर मैं आपसे बात कहूँ कि आप थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी जानते ही होंगे, जितने भी जानते हैं, ठीक है, और हिंदी तो आप लोग जानते ही हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ, इसका उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताता हूँ कि आपको इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी आती है ना। और अगर आपसे कहा जाए कि एक बहुत हार्ट फेल्ट आपको बड़ा कुछ ऐसा लिखना है, बड़ा इमोशनल सा कुछ लिखना है, एक कविता आपको लिखनी है, ठीक है, तो आप किस भाषा में बहुत अच्छा लिख पाएंगे, आप हिंदी में ज़्यादा अच्छा लिख पाएंगे, क्योंकि आपने ज़्यादातर जो चीज़ें पढ़ी हैं वो हिंदी में पढ़ी हैं, आपकी अपनी भाषा हिंदी है और जो आपको परंपरा में मिला है वो हिंदी है। अंग्रेज़ी आप कितना ही जान लें, जब तक आपने अंग्रेज़ी का बहुत अच्छा सम्यक अध्ययन नहीं किया, पूरे कवियों को नहीं पढ़ लिया, आप चाहे कितने ही अच्छे कवि हों, लेकिन आप अंग्रेज़ी में उतनी अच्छी कविता नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो यही कारण है, इतिवृत्तात्मकता का यही कारण है। और अगर आप अंग्रेज़ी में कविता लिखेंगे भी तो बिल्कुल इतिवृत्तात्मक कविता हो जाएगी, वो बिल्कुल मतलब सीधी सपाट शैली में, उसमें कोई उस लेवल की बात नहीं आ पाएगी जो हिंदी में आ पाती। तो वही चीज़ यहाँ खड़ी बोली में हो रही थी, इतिवृत्तात्मकता खड़ी बोली की वजह से। तीसरी चीज़ दिखाई देती है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी बड़े सुधारवादी और अनुशासनबद्ध काव्यधारा के व्यक्ति थे, तो इस वजह से आपको नैतिकता और आदर्शवाद भी यहाँ पे दिखाई देता है। यानी कि द्विवेदी युग में जो मध्यकालीन श्रृंगार भावना थी या जो भक्ति भावना थी वो जो है खत्म होने लगी, और इसकी जगह पे क्या हो गया, समाज सुधारना है, आदर्शवाद लाना है, नैतिकता लानी है, इस तरफ कविता जो है आने शुरू हो गई। एक और महत्वपूर्ण बात आपको एक चीज़ नज़र आती है, वो है विषयगत वैविध्य।
विषयगत वैविध्य का मतलब क्या होता है, यानी कि डाइवर्सिटी, कविता में जो है डाइवर्सिटी लेकर के आना, कि विषय में क्या है, विविधता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक ही तरह की कविताएं, आप देखते हैं रीतिकाल में श्रृंगारिक कविताएं केवल और केवल, कोई डाइवर्सिटी नहीं है, कोई विविधता नहीं है। भक्ति काल में भी ऐसा ही, भारतेंदु युग में भी आप देखते हैं थोड़ा स्वदेशानुराग समन्वित भक्ति जरूर है, लेकिन वहां भी आपको श्रृंगार और भक्ति ही ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन द्विवेदी युग में ये बड़ा प्रयास किया गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विशेष रूप से ये प्रयास किया कि हम क्या करें इसमें, कि भाई कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है इनका ये कथन, इसलिए ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। तो ये कथन कई बार पूछा भी जा सकता है कि ये किसका कथन है। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका है। ये कह रहे हैं कि जो कृष्ण भक्ति परंपरा में जो हम कहते हैं ना, यमुना के किनारे खेल रहे हैं, उसी तरह का वर्णन रीतिकाल में भी होता रहा। तो ये कह रहे हैं कि ये वर्णन अब बहुत हो चुका है और अब हमें क्या करना चाहिए, विविधता लानी चाहिए, कि चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत जीव, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। तो इस तरह का कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि आप हर विषय पर जो है कविता लिख सकते हैं। तो विषयगत वैविध्य लाने का प्रयास द्विवेदी युग में किया गया था। ठीक है, इसके अलावा साहित्य की सौदेश्यता पर बल, यानी कि साहित्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए साहित्य का कोई ना कोई। और उद्देश्य क्या था, ज़्यादातर मनोरंजन भी हो लेकिन उपदेशजनक भी हो, समाज सुधारने का और इस तरह का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये पंक्तियाँ आपने जरूर सुनी होंगी, ये मैथिली शरण गुप्त की, क्योंकि जो द्विवेदी युग के उसमें समय के सबसे बड़े कवि थे, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के। वो कहते भी हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ठीक है, और तो ये जो है साहित्य को भी उस उद्देश्य बनाने का, कि मनोरंजन हो ही हो, मनोरंजन जैसे रीतिकाल की कविता केवल मनोरंजन है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अब उपदेश के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो द्विवेदी युग में जो कविता की थी वो दो धाराएं यहाँ से विकसित हो गई, दो विचारधाराएं बन गई, दो थॉट प्रोसेस चले। तो इस वजह से दो धाराएं बन गई, एक चली आपकी स्वच्छंदतावादी धारा और दूसरी थी अनुशासनबद्ध धारा। ठीक है, एक थी आपकी स्वच्छंदतावादी धारा और दूसरी थी आपकी अनुशासनबद्ध धारा। तो अनुशासनबद्ध धारा कौन थी, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी वाली धारा थी, जिन्होंने नैतिकता, आदर्शवाद और इस तरह की बातें करी। तो अनुशासनबद्ध धारा उसको कहा गया। ठीक है, इसमें मैथिली शरण गुप्त आते हैं, हरिऔध जी आते हैं, इसके अलावा आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन आते हैं, ये सारे कवि, उस नाथुराम शर्मा शंकर हो गए, ठीक है, और सियाराम शरण गुप्त हो गए, ये सारे कवि जो है अनुशासनबद्ध काव्यधारा में आते थे। इसके अलावा स्वच्छंदताबद्ध काव्यधारा वो थी जिन्होंने इनके विचार को स्वीकार नहीं किया कि कविता में जो है सौद्देश्य होना चाहिए, उपदेश होना चाहिए, धर्म, नैतिकता, आदर्शवाद, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इस तरह की बातें जिन लोगों ने स्वीकार नहीं की उन्हें स्वच्छंदतावादी कहा गया। स्वच्छंदता का मतलब ही होता है स्वतंत्रता। तो इन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम तो वो लिखेंगे जो हमारे मन का होगा। तो जो उन्होंने मन का लिखने की तरफ ध्यान दिया उन्हें कहा गया स्वच्छंदतावादी कवि। और स्वच्छंदतावादी कवियों में जो प्रवर्तक इस धारा के हैं वो हैं श्रीधर पाठक, इसके अलावा इसमें जो नाम आता है रामनरेश त्रिपाठी का नाम आता है, मुकुटधर पांडे का नाम आता है। ठीक है, तो ये 3-4 कवि ऐसे हैं जो इसके अंदर आते हैं, आपके स्वच्छंदताबद्ध काव्यधारा के अंदर आते हैं। ठीक है, तो स्वच्छंदताबद्ध काव्यधारा आपको बताया मैंने हल्के से। अगर हम सैद्धांतिक रूप से इसमें देखें तो रोमांटिसिज्म का प्रभाव है। रोमांटिसिज्म पाश्चात्य एक काव्य शास्त्री और कवि हुआ विलियम वर्ड्सवर्थ और एक और हुआ कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये 2 बड़े प्रसिद्ध काव्य शास्त्री हुए। इन्होंने इसके बारे में एक रोमांटिसिज्म सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो रोमांटिसिज्म के सिद्धांत पर ही आधारित है आपकी स्वच्छंदताबद्ध काव्यधारा। और स्वच्छंदतावाद में जो केंद्रीय टॉपिक होता है, सबसे मेन जो चेतना होती है वो क्या है, स्वतंत्रता की चेतना जो है केंद्रीय विषय होता है। ठीक है, कि स्वतंत्रता जो है इनका केंद्रीय विषय होता है। अनुशासनबद्ध धारा में क्या है, उपदेश, धर्म और नैतिकता और आदर्शवाद, ये सब उनका विषय है। और वहाँ राष्ट्रीयता भी आपको राष्ट्रीयता यहाँ भी आपको दिखाई देगी, लेकिन स्वतंत्रता की चेतना जो है इनका केंद्रीय विषय होता है। ठीक है, तो पश्चिम में जो है ये आंदोलन था रूसों की प्रेरणा से वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज जैसे कवियों ने चलाया, हमने आपको बताया ही। और हिंदी में किसने चलाया, श्रीधर पाठक के नेतृत्व में ये चला है। ठीक है, और हिंदी के प्रमुख जो स्वच्छंदतावादी कवि हैं, ये हमने आपको यही नाम बताए थे, यही नाम यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे। 1-2 और हैं लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नाम नहीं है, इस वजह से इनमें मेंशन नहीं किया। वैसे तो बहुत सारे कवि हैं इस धारा के अंदर। तो इसमें से जो आपके सिलेबस के हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे। रामनरेश त्रिपाठी आपके सिलेबस में नहीं है तो उनको नहीं पढ़ेंगे, पांडे जी को भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है। जो पाठ्यक्रम में है उसी को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है,
देखिए कवि श्रीधर पाठक के बारे में अगर हम देखेंगे तो कुछ पाठक जी की कुछ मौलिक रचनाएं हैं और कुछ अनुदित रचनाएं हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर हम इनकी मौलिक रचनाएं देखें तो नाम जरूर आपने याद रख लिया है, मनोविनोद, गुणवंत हेमंत, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत और वनाष्टक। ये 6 के 6 आप याद कर लीजिए मौलिक रचनाएं, मनोविनोद, गुणवंत हेमंत, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत, वनाष्टक। ठीक है, तो ये हैं इनकी मौलिक रचनाएं। और अगर हम बात करें अनुदित रचनाएं की तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये अनुदित रचनाएं कई बार पूछ लिया जाता है ये कि किस मूल रचना का ये अनुवाद है या किसकी रचना है। तो देखिए जो पहली रचना है आपकी गडेरिया और दार्शनिक, तो इसकी ये जो मूल रचनाकार है ग्रे नाम का एक वो हुआ है साहित्यकार, तो उनकी एक रचना है शेफर्ड एंड फिलोसफर। तो गडेरिया आपको जानते हैं शेफर्ड को कहा जाता है ना, जो बकरियों के साथ, और दार्शनिक यानी फिलोसफर, तो उसी नाम से शब्दशः अनुवाद किया हुआ है। गडेरिया और दार्शनिक, शेफर्ड एंड फिलोसफर ग्रे की रचना है। ठीक है, रचनाकार ये मूल रचनाकार भी याद रखना है, ये वाली रचना भी याद रखनी है, और ये तो याद रखने ही रखने है कि श्रीधर पाठक की ये 5 जो है अनुदित रचनाएं, गडेरिया और दार्शनिक। दूसरे देखेंगे ऋतु संहार, तो कालिदास के ऋतु संहार का अनुवाद है। एकांतवासी योगी हर्मिट, गोल्ड स्मिथ की रचना है, गोल्ड स्मिथ की रचना है हर्मिट। तो हर्मिट का अनुवाद किस नाम से किया है? एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी हर्मिट। गोल्ड स्मिथ की 3 रचनाएं हैं, हर्मिट, डेजर्टेड विलेज और ट्रैवलर, इन 3 रचनाओं का अनुवाद किया है हर्मिट का एकांतवासी योगी नाम से। उजड़ ग्राम यानी डिजर्टेड विलेज, और ये भी आप देखते हैं कि अनुवाद ही है, ग्राम यानी कि विलेज, डिजर्टेड आप लोग जानते हैं है ना, कि एकदम रेगिस्तान हो चुका, एकदम उजड़ा हुआ है ना, तो डेजर्टेड विलेज का अनुवाद किया उजड़ ग्राम नाम से। और ट्रैवलर का जो है अनुवाद किया श्रांत पथिक, श्रांत का मतलब होता है थका हुआ। ठीक है, तो ट्रैवलर का जो अनुवाद किया वो श्रांत पथिक नाम से किया। तो गोल्ड स्मिथ की इन 3 रचनाओं का अनुवाद पाठक जी ने किया हुआ है। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा, अच्छे से तैयार करना है इसको। ठीक है, तो ये जो है अनुदित रचनाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा मूल ये मौलिक भी याद रहे तो अच्छा है, मौलिक भी आप एलिमिनेट कर लेंगे, आपको पहचान में आ जाएगा कि ये है, क्योंकि कवि बड़े सीमित हैं आपके सिलेबस में, बहुत ज़्यादा कवि नहीं है। ठीक है, जो आगे के कवि है ना, नई कविता और उसके बाद के कवि, उनको थोड़ा सा आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि वहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई उतनी समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये अनुदित रचनाएं आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेनी है। इसके बाद अगर हम देखेंगे श्रीधर पाठक के कविता में क्या क्या विशेषताएँ हैं, तो वही हैं जो स्वच्छंदतावाद की विशेषताएँ हैं, वही श्रीधर पाठक के काव्य की भी विशेषताएँ होंगी। स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के कवि जगत की सच्चाई पर बल देते हैं। ठीक है, देखिए ये मध्यकाल के कवियों की तरह जगत को निरर्थक और निस्सार नहीं मानते। जैसे आपने वहाँ देखा ना, कबीर कहते हैं कि माया महाठगनी हम जानी, या फिर कि साधो रे ये मुर्दों का गांव, कि मतलब निस्सार और निरर्थक मानने का एक जो है ट्रेंड था। कहाँ? भक्ति काल में आप देखते हैं, रीति काल में भी जो भक्ति परक लिखा गया वो उसी तरह का आपको नजर आता है, या वो बहुत ज़्यादा सांसारिकता में डूबे हुए हैं। लेकिन जो स्वच्छंदतावादी कवि, ध्यान दीजिएगा, आधुनिकता जो होती है ना, आधुनिकता, आप आधुनिक काल पढ़ रहे हैं, तो आधुनिकता में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, आधुनिकता आप तब मानेंगे तब आई है जब क्या होगा, जगत को सच्चा माना जाएगा, जगत को माया या फिर जो उन्होंने कहा मिथ्या नहीं माना जाएगा अद्वैतवादियों की तरह। ठीक है, जब सच्चा माना जाएगा तभी आप मानेंगे कि आधुनिकता है। तो जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। जगत है सच्चा यानी कि जगत की सच्चाई पर बल दिया हुआ है। तो ये इनकी पंक्ति है, साथ ही साथ पंक्ति भी आपकी तैयार हो गई। दूसरी चीज़ देखेंगे आपकी प्रकृति को खूब महत्व देते थे, जिस तरह से वर्ड्सवर्थ की कुछ ना कुछ आपने पढ़ा होगा। अब अगर आपने अंग्रेजी में याद है, अगर आपको स्कूल बहुत पुराने ज़माने में नहीं किया था तो स्कूल का आपको कुछ ना कुछ याद होगा, या वर्ड्सवर्थ का नाम जरूर सुना होगा आपने, विलियम वर्ड्सवर्थ। डैफोडिल इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, वो लगती है ज़्यादातर किताबों में। ठीक है, तो प्रकृति का महत्व वहाँ भी है, रोमांटिसिज्म में भी है और यहाँ भी है। तो प्रकृति को खूब महत्व देते हैं श्रीधर पाठक, प्रकृति को अत्यधिक महत्व देते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता की चेतना जहाँ आएगी वहाँ प्रकृति खूब आती है। इन्होंने प्रकृति के रोमानी रूप को ही नहीं देखा, बल्कि किसान की निगाह से भी उसे देखा है। ठीक है, और देखिए किसान की निगाह से कैसे देखा है। बीता कार्तिक मास शरद का अंत है, लगा सकल सुखदायक ऋतु हेमंत है, ज्वार बाजरा आदि सभी के कट गए, कल्याण के काम से किसान निपट गए। तो किसान के लिए ऋतु हेमंत जो है सुखदायक क्यों है? क्योंकि सारे काम हो चुके हैं और ये समय ऐसा है कि जिस समय थोड़ा किसान आराम करता है ना। हेमंत ऋतु, शिशिर के बाद जो ऋतु आती है हेमंत, वो है। ठीक है, वसंत से पहले है ना, तो उस दौरान कुछ ज़्यादा काम होता नहीं है। धान जो भी आपकी जो खेती होती है वो तैयार हो चुकी होती है, फसल कट चुकी होती है, तो थोड़ा रेस्ट दिया जाता है ज़मीन को भी, और किसान भी आराम मिलता है। ठीक है, तो श्रीधर पाठक ने किसान की नज़र से जो है इसको देखा है। ठीक है,
अगला देखेंगे अगर हम, यह समय समय पर प्रकृति का मानवीकरण भी करते हैं कि प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती। ठीक है, तो देखिए अब प्रकृति क्या है, एक निर्जीव चीज़ है, वो मानवीकृत तो नहीं है, तो बैठ तो नहीं सकती यार, वो भी एकांत में, और निज रूप संवारती, अपने आप को संवारती, तो ये तो मानवीय कृत्य है ना, तो मानवीय कृत्य कर रही है अगर प्रकृति, तो ये मानवीकरण हुआ है इसका। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती। स्वच्छंदतावादी कवि जो होते हैं वो काव्यशास्त्रीय नियम और मर्यादाओं को महत्व नहीं देते। ठीक है, इसीलिए वो स्वच्छंदतावादी हैं, यानी कि स्वतंत्रतावादी, किसी भी तरह के बंधन में न पड़ने का जो आग्रह होता है वो स्वच्छंदतावादियों का होता है। ठीक है, तो किसी भी तरह के काव्यशास्त्रीय नियम और मर्यादाओं को महत्व नहीं देना है, इसलिए व्यक्तित्व की सहज अभिव्यक्ति ज़्यादा मायने रखती है कि जो आपका मन है उसको जो है स्वतंत्र रूप से कहना है। और इनकी पंक्ति भी आती है, लिखो न लेखनी करो बंद, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद। तो अपने धारा के लोगों को आह्वान किया है कि लिखो और लेखनी बंद नहीं करना है, श्रीधर जैसे सारे के सारे जो कवि स्वच्छंद हैं उन सब के लिए संदेश है। ठीक है, अन्य अगर हम श्रीधर पाठक की पंक्तियां देखें तो ये देखिए, यहाँ पे भी देश प्रेम यहाँ भी आपको दिखाई देता है कि वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हो, बंधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। ठीक है, कि जिनके वंदनीय है वो देश, जो क्या है, जिसके जो देश में रहने वाले हैं वो अभिमानी हो, स्वाभिमानी हो, ठीक है, निज अभिमानी हो, और बंधवता में बंधे हुए हों, और परता के अज्ञानी हो, यानी कि वो गुलामी क्या होती है ये जानते ही ना हो, गुलाम होना ही ना चाहते हो। निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग, करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपयोग। तो उस समय पे अपनी भाषा के प्रति एक आग्रह खूब दिखाई देता था कि अपनी भाषा का प्रयोग करो, हिंदी का प्रयोग करो, ठीक है, बोलियों का प्रयोग करो। तो ये थे आपके कवि श्रीधर पाठक। ठीक है, अगले जो आपके कवि आते हैं, कवि हरिऔध भी आपके यहाँ हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भी आपके जो है पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, तो उन्हें भी हमको पढ़ना चाहिए। तो अगले कवि हैं आपके हरिऔध। हरिऔध जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हैं आपके अनुशासनबद्ध काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। ठीक है, और ब्रज भाषा में भी लिखा है और खड़ी बोली में भी लिखा है इन्होंने। ठीक है, और जो ज़्यादातर रचनाएं हैं खड़ी बोली में, क्योंकि द्विवेदी युगीन कवि हैं तो ज़्यादातर जो रचना आएगा वो सब खड़ी बोली में ही होगा। ठीक है, तो इनके जो मुक्तक काव्य हैं, इन्होंने जो मुक्तक काव्य लिखे हुए हैं वो देख लीजिए कुछ कुछ। पद्य प्रसून, रस कलश, चुबते, चौपदे होना चाहिए था ये, चौपदे, चौपदे। ठीक है, चुबते चौपदे, चोखे चौपदे, कल्पलता और ग्राम गीत। तो ये है इनकी मुक्तक रचनाएं, पद्य प्रसून, रस कलश, चुबते चौपदे, चोखे चौपदे, कल्पलता और ग्राम गीत। ठीक है, हरिऔध के प्रबंध काव्य ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रिय प्रवास है ही। ठीक है, तो ये प्रबंध काव्य इन्होंने 3 लिखे हुए हैं, प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। ये बड़े महत्वपूर्ण है, प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास, ये जरूर याद रखना है आप लोगों ने, भूलना नहीं है। ठीक है, इसमें से जो महत्वपूर्ण है प्रिय प्रवास, यहाँ से पिछली बार प्रश्न पूछा गया था, ये खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, और यह जो है हरिऔध की जो है प्रसिद्धि जो भी इसी से हुई है, प्रिय प्रवास ही इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है। इसमें किया क्या गया है, हरिऔध जी ने किया क्या है, कृष्ण और राधा की जो पौराणिक कथा है, कृष्ण और राधा की कहानी आप लोग जानते हैं, है ना, तो उस पौराणिक कथा को क्या किया इन्होंने, नए युग के हिसाब से ढाला, यानी कि उसमें आधुनिक जीवन दृष्टि की व्यंजना की है। देखिए, जो मध्यकालीन जो नायक नायिका होंगे वो मध्यकालीन हरकतें करेंगे, मध्यकालीन चीज़ें करेंगे, लेकिन आधुनिक काल की जो ज़रूरतें हैं तो आधुनिक काल के नायक नायिका भी आधुनिक काल की ही तरह जो है बर्ताव करेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे, प्रिय प्रवास में जो है राधा और कृष्ण यहाँ पे क्या है, लोक सेविका और लोक सेवक के रूप में चित्रित हुए हैं। ठीक है, कृष्ण जो है मथुरा गए हैं, कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात उनके विरह में जो है राधा दग्ध नहीं होती। जब मध्यकाल में आप देखते हैं कि जिस तरह से सूरदास के यहाँ वर्णन मिलता है कि साड़ी जो है जो पहनी हुई थी वो पहनी की पहनी रही राधा ने जब कृष्ण ने छोड़ा, वो क्यों, क्योंकि कृष्ण के पसीने की गंध जो है उस साड़ी में मौजूद थी, तो इस वजह से उन्होंने वो साड़ी तक नहीं बदली। तो इस तरह का वर्णन आपको मध्यकाल में मिलता है, लेकिन आधुनिक काल में आप जो है इस तरह की नायिकाओं को जो है बहुत महत्व नहीं दिया जाएगा। तो आधुनिक काल में उसकी इज्जत होगी, वो जो क्या करेगा, समाज सेवा करेगा। तो यहाँ आप देखते हैं कि इस जो रचना है, प्रिय प्रवास जो रचना है, यहाँ राधा क्या करती है, समाज सेवा में अपना जीवन देना शुरू कर देती है। वो कहती है कि प्यारे जीवें जग हित करें गेह चाहे ना आवें, कि वो कहती है कि जब
कृष्ण जो कि मेरे प्रिय हैं, मेरे प्यारे हैं, वो जब समाज का भला करने के लिए उन्होंने घर छोड़ा और ये सब कर रहे हैं, तो मैं भी क्यों विरह में जो है दग्ध रहूं, क्यों विरह में घर पे बैठ करके रोती रहूं, मैं भी लोक सेवक के रूप में काम करूंगी। तो इस तरह की थीम आपको दिखाई देती है। प्रिय प्रवास यानी प्रिय ने प्रवास किया है, मथुरा गमन वही सब है, ठीक है। और इसमें जो चीज़ आपको दिखाई देती है कि कृष्ण को ईश्वर के रूप में नहीं दिखाया, बल्कि एक आदर्श मानव और जननायक के रूप में चित्रित किया गया है। जननायक के रूप में आपको बताया कि जो आधुनिक काल का जो नायक होगा वो क्या होगा, एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए और जनता के भला करने वाला होना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने कृष्ण के मुख से कहलवाया भी है, विपत्ति से रक्षण सर्वभूत का, सहाय होना सहायक जीव का, उभारना संकट से स्वजाति का, मनुष्य का सर्वप्रधान धर्म है, ठीक है। तो इस तरह की बातें कृष्ण के मुंह से करवा रहे हैं। और मध्यकाल में कृष्ण का क्या कर रहे हैं, घुटरुनी चलत रेणु तनु मंडित मुख दधि लेप किया है ना। तो इस तरह के मध्यकाल के कृष्ण अलग हैं और आधुनिक काल के कृष्ण अलग हैं। तो इस तरह के प्रतीक बदलते रहते हैं, नायक का स्वरूप बदलता रहता है। राम का भी स्वरूप आपको समय के अनुसार बदलता नजर आएगा। वाल्मीकि के राम आपको अलग प्रकार के नजर आएंगे, तुलसी के राम अलग नजर आएंगे, और निराला के राम बिल्कुल ही अलग नजर आएंगे, क्योंकि वो आधुनिक काल के कवि के राम है, ठीक है। तो साहित्य को इस समझ के साथ पढ़ना होता है। अगर हम देखेंगे कि अलंकारिकता से युक्त करते हुए हरिऔध ने संस्कृत की तत्सम शब्दावली और वार्णिक छंदों का उपयोग किया है, ठीक है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली देखिए ना, विपत्ति, रक्षण, सर्वभूत, तो तत्सम शब्दावली आपको ज़्यादा नज़र आती है। और ये प्रकृति का सजीव चित्रण इसमें किया गया है, ठीक है। और प्रकृति का सजीव चित्रण कैसे है कि अगर प्राणी इसमें खुश हैं तो उसका वातावरण भी खुश होगा, यानी कि प्रकृति भी सुखी नज़र आएगी, और अगर दुखी है तो दुखी भी नज़र आएगी। जैसे दिवस का अवसान समीप था, यानी कि दिवस जो है ढल रहा है, तो ये क्या है, प्रकृति का दुखी रूप है। ज़्यादातर सूर्यास्त जो है एक विरह में, दुख में, या फिर इस तरह से करुणा में, इस तरह से व्यक्त किया जाता है। तो इस समय पे क्या है कि कृष्ण जो है चले गए हैं, तो कृष्ण चले गए तो प्राणी दुखी हो गए, तो प्रकृति भी दुखी हो गई, दिवस का अवसान समीप था। तो इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती है, ठीक है। तो ये हैं आपके कवि हरिऔध, ठीक है। प्रिय प्रवास ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रिय प्रवास पर ही चर्चा की गई है। बाकी रचनाओं की आपको नाम जरूर याद रखने हैं, पद्य प्रसून, रस कलश, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, कल्पलता, ग्राम गीत, पारिजात और वैदेही वनवास, ये 2 प्रबंध काव्य हैं, बाकी मुक्तक हैं, ठीक है। रस कलश के बारे में ध्यान रखिएगा। रस कलश जो रचना है वो आपकी क्या कहा जाए, ये इनकी थोड़ा काव्य शास्त्रीय रचना है, एक तरह का लक्षण ग्रंथ जो है ना, उस तरह की ये रचना है, यानी कि इसमें रस विवेचन है। रस कलश यानी कि रस से संबंधित विवेचन है, तो थोड़ा रीतिकालीन संस्कार जो था उस समय की रचना ये है, ठीक है। क्योंकि इनको परंपरा में तो रीतिकाल ही मिला था ना, तो जो इन्होंने अपने पूर्ववर्ती कवियों से सीखा होगा वही ये आगे भी लिखेंगे। तो रस कलश जो है उसी तरह की रचना है। तो अगले जो कवि आते हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं आपके मैथिली शरण गुप्त, और यहाँ से तो आप शॉर्ट मानिए कि 1 नंबर तो पक्का आने वाला है। मैथिली शरण गुप्त से एक ना एक सवाल जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं पर। तो सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं और आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि कवि हैं, और राष्ट्रकवि के रूप में इनको जाना जाता है। दूसरे व्यक्ति जो राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाते हैं वो कौन है, वो दिनकर हैं, ठीक है। तो इनकी जो पहली कृति थी वो हेमंत थी, ठीक है। ये कविता है, ठीक है। 1905 में प्रकाशित हुई थी हेमंत। 1909 में जो इनका खंड काव्य था वो रंग में भंग जो है प्रकाशित हुआ था। और इनका जो है कालक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, जो अभी तक आपको जो भी पढ़ाया गया है, जो भी समझाया गया है, वो सब कालक्रम के हिसाब से है। तो जो प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास जो क्रम था वो भी कालक्रम के अनुसार है, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रंग में भंग जो है लघु खंड काव्य था, वो प्रकाशित हुआ था 1909 में। और जो इनका सबसे महत्वपूर्ण जो इनकी रचना है वो है आपकी भारत भारती, जो कि एक उद्बोधन काव्य है, ठीक है। 1912 में प्रकाशित हुआ था। और यही इनकी यानी कि इनकी जो पॉपुलैरिटी है, इनकी प्रसिद्धि है, उसका सबसे बड़ा कारण भारत भारती है, और दूसरे नंबर पर साकेत है, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं आप लोग देखिए कौन कौन सी हैं। तो अगर हम खंड काव्यों की बात करें तो पुराण आधारित जो है द्वापर, नहुष, रामायण पर आधारित है पंचवटी, महाभारत पर आधारित देखेंगे जयद्रथ वध, सारंधी और वक संहार। इसके अलावा ऐतिहासिक में रंग में भंग, चरित्रात्मक में देखते हैं यशोधरा, विष्णुप्रिया बड़े महत्वपूर्ण हैं, वर्णनात्मक में किसान, गीति काव्य अगर आप इनके देखेंगे, ये सारे इनके खंड काव्य थे। गीति काव्य देखेंगे तो झंकार, स्वदेश संगीत और उच्छ्वास, ठीक है। विवरण काव्य में भारत भारती, या इसको उद्बोधन काव्य भी कहा जाता है,
ठीक है। अनुदित रचनाएं देखेंगे तो प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार, बड़ा पूछा जाता है ये अनुदित रचनाएं कौन कौन सी हैं मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार। आगे बढ़ते हैं, इनकी एक एक रचना पर थोड़ी थोड़ी बात की जाए, ठीक है, महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो। तो पहली रचना है इनकी किसान। तो देखिए किसान में क्या है, इस काव्य में किसान की समसामयिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। इसमें एक ही पात्र में किसान, मजदूर और सैनिक की मनोस्थितियों और जीवनचर्या को प्रभावशाली व्यंजना के साथ प्रस्तुत किया गया है। किसान कुल्लू, इसमें कुल्लू जो है किसान है, अपनी पत्नी कुलवंती के साथ जी तोड़ मेहनत करके भी पेट की आग बुझाने में असफल है और इस वजह से वो क्या करता है, लालच के चंगुल में फंसता है और क्या करता है, कूली के रूप में फिजी पहुंच जाता है। फिजी देश जो कि अंग्रेज़ों का ही एक अन्य उपनिवेश था, वहाँ पहुँच जाता है कि यहाँ थोड़ा मजदूरी करूँगा तो अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पहुँच करके अनेक अत्याचार इसके ऊपर होते हैं। अंग्रेज़ी सरकार फिर इनको मुक्ति दिलाती है और अपने देश ये लौटता है, ठीक है। और फिर ये इसको यहाँ अंग्रेज़ी सरकार जो है सैनिक बना देती है, आर्मी में शामिल कर देती है और जहाँ टिग्रिक के तट पर जो है ये इसकी जो है मृत्यु हो जाती है, वीरगति को प्राप्त करता है। तो किसान की जो है मजदूर बनने की कहानी, फिर मजदूर से एक तरह के गुलाम बनने की कहानी और गुलाम से फिर सैनिक के रूप में, मजबूरी में सैनिक इसको बनना पड़ता है, वहाँ तक की कहानी आपको नज़र आती है। तो उस समय खूब होता था, किसानों का मजदूर बनना एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है विषय हुआ करता था, एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था। प्रेमचंद के यहाँ भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी, ठीक है, किसान से मजदूर बनना। तो गोदान में भी आपको नज़र आता है, वो व्यवस्था में करना पड़ता है। इसके अलावा पूस की रात इनकी एक इसी तरह की महत्वपूर्ण कहानी है। पंचवटी, देखिए पंचवटी, इसमें राम लक्ष्मण सीता के वनवास काल के लघु प्रसंग को लिया गया है, ठीक है। पंचवटी आप लोग जानते हैं, चित्रकूट के बाद जहाँ गए थे वो जो जगह थी आपकी पंचवटी, ठीक है। तो रात्रि के समय प्रहरी लक्ष्मण को रावण की बहन शूर्पणखा सम्मोहित करने का प्रयास करती है, फिर असफल होकर राम की ओर आकर्षित होती है, वहाँ फिर असफल होती है, तो सीता को डराने का प्रयास करती है और लक्ष्मण जो है विकृत रूपा कर दी जाती है। आप लोग जानते हैं कथा के अनुसार जो है उसकी नाक काट दी जाती है। तो पंचवटी काव्य में जो है कवि सर्वप्रथम इतिवृत्त वर्णन से परे हट करके पात्र परिकल्पना में तन्मय दृष्टिगत होता है, यानी कि ये थोड़ा सा इसमें आपको इतिवृत्तात्मकता कम नजर आएगी पंचवटी में, ठीक है। और इसमें 4 ही पात्र हैं, राम लक्ष्मण सीता और शूर्पणखा। तो केवल उसी घटना पर आधारित ये आपका खंड काव्य है पंचवटी, ठीक है, रामायण पर आधारित। अच्छा, पंचवटी और पंचवटी प्रसंग में आप कन्फ्यूज़न ना करें भाई, बड़ा महत्वपूर्ण है। एक पंचवटी ये तो मैथिली शरण गुप्त की है, एक पंचवटी प्रसंग भी है, ये है आपकी निराला की, और ये गीति काव्य है, ठीक है। तो जब नाटक आएगा तो उसमें हमने पढ़ना है। तो निराला का है पंचवटी प्रसंग। अगली जो रचना है वो है आपकी यशोधरा, बहुत महत्वपूर्ण। यशोधरा जो है काव्य की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, यशोधरा एक ऐतिहासिक पात्र है। यशोधरा को सोते हुए छोड़कर शांति एवं मुक्ति संधान के लिए गौतम बुद्ध का प्रयाण एक ऐतिहासिक प्रसंग है, आप लोग जानते हैं गौतम बुद्ध ने ये किया था। तो मैथिली शरण गुप्त ने जो है इस काव्य में जो है इसी ऐतिहासिकता को सुरक्षित रखते हुए बुद्ध के वनगमन के पश्चात यशोधरा, राहुल और शुद्धोदन की संवेदनशील मनोस्थितियों का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो यशोधरा आप लोग जानते हैं, यशोधरा बुद्ध की पत्नी, राहुल जो उनका बेटा था बुद्ध का नया, ठीक है, और शुद्धोदन जो कि बुद्ध के पिता थे, ठीक है, राजा थे शुद्धोदन। तो उनकी जो स्थितियाँ थी, उनकी मनोस्थितियों का मार्मिक चित्रण जो है इसमें प्रस्तुत किया गया है। किसमें? यशोधरा, जो कि आपका खंड काव्य है, चरित्रात्मक महत्वपूर्ण है, ठीक है। यशोधरा में गुप्त जी का उद्देश्य है परित्यक्ता नारी की शक्ति की स्थितियों का चित्रण करते हुए नारी की स्वतंत्र सत्ता एवं महत्ता का वर्णन करना है, ठीक है, कि जो है नारी की स्वतंत्रता क्या चीज़ होती है, इसकी महत्ता क्या है, और जो इतिहास में परित्यक्ता नारियां हैं या जिनको इतिहास ने उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया, उनको महत्व देने का प्रयास इसमें किया गया है। तो यशोधरा जो है इसी तरह का, यहाँ से एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन आता है यशोधरा का कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वे मुझको अपनी पथबाधा ही पाते, ठीक है। यशोधरा कह रही है, यशोधरा का दर्द ये नहीं है कि बुद्ध मुझे छोड़ करके चले गए, उसका दर्द ये है कि मुझे बिना बताए छोड़ करके गए, कि वे मुझसे कह कर जाते, मुझसे बता करके नहीं गए, चोरी छुपे गए। तो चोरी छुपे क्या इसलिए गए कि वे क्या मुझे अपनी पथबाधा समझ रहे थे, है ना। यहाँ पे थोड़ा यशोधरा को इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि भाई बुद्ध अगर मुझसे कहते तो मैं खुशी खुशी उनको भेजती कि जाइए आप संन्यास ग्रहण करिए और जो भी आपको है ना मुक्ति संधान करना है वो करिए, लेकिन चोरी छुपे गए, जैसे कि आप लोग जानते हैं गौतम बुद्ध, ठीक है।
तो इसी बात की शिकायत यशोधरा को इसमें दिखाई देती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पंक्ति इसमें यहीं पे आती है। कई बार ये पंक्तियाँ आपको पता होंगी कि ये गुप्त जी ने लिखी है, लेकिन किस रचना की है ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये भी यशोधरा में आती है ये पंक्तियाँ। अगली रचना देखेंगे अगर आप तो विष्णुप्रिया, महत्वपूर्ण रचना है। चैतन्य महाप्रभु द्वारा माता शची एवं पत्नी विष्णुप्रिया को त्याग कर वैराग्य लेने के ऐतिहासिक प्रसंग पर आधारित खंड काव्य है। इसी घटना के साथ कवि ने विष्णुप्रिया की सजग बुद्धि, प्रवणता, विरह एवं वेदना में डूबे हुए व्यक्तित्व को परिकल्पित किया है। तो ये जो है ये भी एक चरित्र प्रधान खंड काव्य है। तो इस पर देखिए ये एक और पंक्ति है कि नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब उसका प्रतिकार है। तो विष्णुप्रिया भी इसी तरह की रचना है। चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया, महाप्रभु ने भी बुद्ध की तरह ही उनको छोड़ दिया था, तो जो है परित्यक्ता स्त्री पर। अगली रचना देखेंगे आप साकेत। देखिए ये सारी रचनाएं दरअसल आई कहाँ से, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक लेख लिखा, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से कुछ कुछ स्त्रियों को, कुछ कुछ जो ऐतिहासिक पात्र हुए हैं स्त्रियां, उनको जो है कवियों के परंपरा में या साहित्य परंपरा में, भारतीय काव्य परंपरा में उतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ जितना उनको होना चाहिए था। उसमें से उर्मिला भी एक है, ठीक है। तो साकेत जो है इस निबंध से प्रेरित होकर के गुप्त जी ने इस क्षतिपूर्ति के लिए उर्मिला काव्य की रचना की है और 1932 ईस्वी में साकेत महाकाव्य बनकर सम्मुख आया। 1932 आप इसका रचनाकाल याद रखिएगा। साकेत काव्य की रचना में कवि का प्रमुख उद्देश्य राम सीता के महत्व को अक्षुण्ण रखते हुए, ऐसा नहीं है कि फिर इन्होंने उर्मिला का महत्व बढ़ाया, तो ध्यान रखना है कि साकेत में भी जो है जो नायक नायिका है वो राम सीता ही है। हालांकि है ना, उर्मिला एक साइड कैरेक्टर है लेकिन महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसको महत्व देना है, उसके लिए ही लिखा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप राम सीता को रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो उनके महत्व को अक्षुण्ण रखते हुए भ्रातृभक्त लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के महत्व को प्रतिपादित करके वाल्मीकि, तुलसी आदि कवियों की उपेक्षा वृत्ति का परिमार्जन किया है कि वाल्मीकि ने भी उतना महत्व नहीं दिया और तुलसी ने भी उपेक्षा करी, तो इसी उपेक्षा को भरने के लिए, उसका परिमार्जन करने के लिए साकेत की रचना की गई है, ठीक है। इसलिए साकेत में उर्मिला लक्ष्मण के अनन्य त्याग एवं गौरवमय जीवन गाथा के साथ रघुकुल की कीर्ति गाथा और राम कथा के लगभग सभी प्रसंग को यथास्थान समाविष्ट किया गया है। सब कुछ इसमें रामायण जैसा ही है, ठीक है। बस यह है कि उर्मिला का स्थान थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा सा क्या, बहुत बढ़ गया, ठीक है। उपेक्षित पात्रों को महत्व देते हुए इन्होंने एक कमाल और किया है। उर्मिला के साथ साथ कैकई की जो विवशता है, कैकई का जो पक्ष है उसको भी रखा गया है, ठीक है। तो कैकई को भी विस्मृत नहीं किया तथा यथार्थ और मनोवैज्ञानिकता के संस्पर्श से उसका चरित्रगत कलंक को परिमार्जित करने का यथासाध्य प्रयास किया। उनको जो है कलंक एक तरह से माना जाता है ना परंपरा में, तो उनके पक्ष को भी रखने का प्रयास कहीं ना कहीं किया है, ठीक है। भरत की जो माता है कैकई, ठीक है, तो उनका भी पक्ष कहीं ना कहीं रखा गया। कुछ पंक्तियाँ अगर आप देखेंगे तो जैसे ये एक पंक्ति है, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। उर्मिला कह रही है विरह में कि सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान, ठीक है। तो ये थे आपके द्विवेदी युग के तीनों बड़े महत्वपूर्ण कवि। हमने द्विवेदी युग बहुत बड़ा है, इसमें मुझे लगता है 2 से 3 नंबर का भी आ सकता है द्विवेदी युग, ठीक ठाक संभावना बनती है। मैथिली शरण गुप्त से एक ना एक जरूर आएगा, देख लेना, ठीक है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त आप अच्छे से तैयार करेंगे। रचनाओं के बारे में हमने बताया ही है, रचनाओं का नाम भी आपको याद रखना है। ये सारी रचनाएं इनकी ये हैं भाई, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, आपका छायावाद हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और इसके क्वेश्चन भी मैं जल्दी आपके बीच लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आपका शुक्रिया।